अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तहरीक के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम इस लाइव प्रोग्राम के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं तो मैं यकीनी तौर पे इस बात पे खुशी का इजहार भी कर सकता हूँ और गम का भी कि गुज़िश्ता जनवरी में और फिर आपको पता है कि 6 फरवरी में जो भी दहशतगर्दाना कार्रवाई हुई उसकी वजह से मुल्क में एक जमूद सी कैफियत तारी थी और हर शख्स जो है वो इस बात पे फिक्रमंद था कि एक जानिब हुकूमत जो है मुल्क के अंदर मुआशी तरक्की की बात करती है तो दूसरी जानिब बलूचिस्तान पे हमला हो जाता है। इसके बाद हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी जान का नजराना पेश करके बहादुरी के साथ उनके तमाम दहशतगर्दों जो 216 के करीब थे उनको जहन्नुम हासिल कर दिया जाता है। फिर 6 फरवरी को इस्लामाबाद में इमाम बारगाह पे हमला होता है और उसमें लोग शहीद होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं ये वाक़यात का तसलसल जो है वो पाकिस्तान की मईशत और उनको मुआशी तरक्की से रोकने की एक पैरवामी साजिश है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पॉलिसी साज जो है वो भी इसके कसूरवार हैं कि वो अपनी पॉलिसीज जो इस तरह मुरतब करते हैं जिसमें यकीनी तौर पर हमें उसमें झलक नजर आती है कि कुछ लोग जो है बैरूनी आका उन्हें कुछ हिदायत देते हैं कि वो उन्हीं हिदायत को मद्देनजर रखते हुए जो है वो अपनी पॉलिसीज को बनाते हैं। मईशत अपनी जगह, मईशत की तरक्की अपनी जगह, लेकिन पॉलिसी जो है होती है वो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या उसकी वजूहात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी अभी हाल ही में आपने वजारत पावर की जानिब से एक आपने नोटिफिकेशन देखा होगा कि सोलर एनर्जी के हवाले से जो उन्होंने एक रिवाइव किया है नेट मेटरिंग के हवाले से जो भी रेट के हवाले से उस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है। प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी इसको हद तनकीद बनाया, वज़ीर तवानाई लगारी साहब ने भी इसको तनकीद बनाया और उन्होंने कहना है कि इस पर नज़रसानी के लिए जो है वो नेपरा में जो है अपील दायर की जाएगी। क्या हम एक पॉलिसी मुरतब करते हैं मुल्क में सरमायाकारी को आने की दावत देते हैं, चाहे वो मुल्की हो या चाहे गैर मुल्की हो, फिर दूसरे ही लम्हे हम उसे तब्दील कर देते हैं और उसकी तब्दील करने की वजूहात ये होती हैं कि उसके अंदर कुछ सर्कुलर डेट का मसला होता है, कुछ अपनी जो हुकूमत की गैर ज़रूरी अखराजात हैं उनको पूरा करने के लिए जो है टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, कीमतों में रद्दबदल कर दिया जाता है जिसका लामहला असर जो है पाकिस्तान की अपनी साख पर बिलअक़वामी तौर पर जो जाती है। सरमाकार चाहे मुल्की हो गैर मुल्की उनके एतमाद को भी ठेस पहुँचता है। तो लिहाजा अभी गुज़िश्ता 2 हफ्ते कबल ही प्राइम मिनिस्टर ने इंडस्ट्रियल बिजली की कीमतों में 4 रुपये 4 पैसे की कमी का ऐलान किया। सवाल है कि क्या हम बिजली की कीमत एक तरफा कम करते हैं? सोलर पे आजकल इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रन कर रहा है। आप सोलर एनर्जी की जो टैरिफ है उसको अगर तब्दील करते हैं तो इसका मतलब है कि इंडस्ट्रियलिस्ट को जो एक्सपोर्ट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर जो उनको फैसिलिटेट कर रहा है उसको आप जो है सबूदास कर रहे हैं और उनके एतमाद को खराब कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए आने वाले सबसे पहले इस बात को अपने जहन में रखते हैं कि हुकूमत आज जो उनको रियायत दे रही है कल वो रियायत वापस ना ले ले। तो यही वो सारी सूरत हाल है जिसकी वजह से पाकिस्तान मुआशी तौर पर तरक्की नहीं कर पा रहा है और इस पर सबसे बड़ी ये ज़राए कहते हैं कि हमारे पॉलिसी सासों में अक्सरियत की दोहरी शरीयत है और उस दोहरी शरीयत का मकसद ये है कि उनकी जो अपने मफादात होते हैं वो पाकिस्तान के साथ साथ जिस मुल्क की वो शहरियत रखते हैं उसके साथ भी होती हैं। और ये बात कोई शक नहीं है कि बैक़वामी तौर पे चाहे हमारे दोस्त ममालिक हों, कुछ वो दोस्तनुमा दुश्मन हैं वो भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे और जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं वो तो लामहला ही नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे। लेकिन बहरहाल फिर भी अल्लाह की कुदरत है कि पाकिस्तान गिरते पड़ते लड़खड़ाते हुए अपनी मंजिल की तरफ रमा दमा है और इंशाअल्लाह ताला हम गिरते पड़ते ही लड़खड़ाते हुए अपने पाँव पर ज़रूर खड़े होंगे। आज हमारा मौजू होगा यही कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो उस रफ्तार से तरक्की क्यों नहीं कर रही जिस रफ्तार से तरक्की करनी चाहिए थी। आज जो स्टूडियो में मेरे पे मेहमान हैं सबसे पहले मैं आपसे उनका तारुफ करवा दूं, उसके बाद हम मज़ीद जो है प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो आज मेरे इकलौते मेहमान हैं स्टूडियो में जनाब अज़ीम अहमद अलवी साहब। अज़ीम अहमद अलवी साहब जो है ये सदर हैं साइट एसोसिएशन के और एक काफ़ी जहादीद ताजिर भी हैं और अपनी जो तिजारत है या इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उस पर काफ़ी गिरदी रखते हैं। थैंक यू अज़ीम अहमद अलवी साहब। इसके अलावा कॉल पे हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि निकाटी के सदर जो है फैसल मुईस को भी लें तो कि भत्ताखोरी के हवाले से उनका आज एक बयान आया है और उसी हवाले से हम पुछ तफसील देंगे। फ़हीमुर रहमान साहब
जो सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, वो भी मेरे साथ जूम पे होंगे। इसके बाद जुबैर मोतीवाला साहब, साबिक सदर कराची चैम्बर, वो भी जूम पे होंगे। तो लिहाजा सबसे पहले तो अजीम अहमद अलवी की तरफ चलते हैं। उस तरह से सुना हमने आपके टिकट शिकट आने लगा कि पानी की प्रॉब्लम की वजह से जो है सनतें जो है कराची की बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं, क्या वजूहत थी? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर बिलाल। बिलाल, बिल्कुल 5 फरवरी को जो सब सॉइल ऑपरेटर्स थे, जो ज़मीन के अंदर से पानी निकालते हैं, इंडस्ट्री को देते हैं, वो हड़ताल पे चले गए। उनका ख्याल था कि KWSC यानी कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने उनको जो बिल दिए वो ज़्यादा हैं, ज़्यादती है उनके साथ, और जो भी मामलात हैं वो सही नहीं, वो इतने बिल दे नहीं सकते। साथ ही साथ जो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन है उसने उनको नोटिस भी दिया था कि हम आपके, अगर आपने ये बिल नहीं अदा किए उस डेट के अंदर तो हम आपके जो भी तनसीबात उन सबको गिरा देंगे। तो उन्होंने कहा हम ना बिल दे सकते हैं और ना ही ये सब कुछ कर सकते हैं, तो बेहतर है हम अपना सारा निकालें और बेच बटा के बरजिम्मा हो जाए। अब हमारा एज एसोसिएशन, एज इंडस्ट्रीज मसला ये था कि कराची वाटर बोर्ड जो है वो अभी तक हमें सफिशिएंट पानी नहीं दे पा रहा, जो इंडस्ट्री जैसे भी चल रही है। तो हमारा भी ये इंटरेस्ट यही था, लेकिन हम ये चाहते थे कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और ये जो लोग हैं, जो सब सॉइल वाले हैं, ये लोग आपस में मुज़ाकरात करें और हड़ताल अपनी ये लोग ख़त्म कर दें। इनकी जो भी शराइत हैं, जो जायज़ हैं, वो कबूल कर लीजिए। लेकिन 6 दिन गुजरने के बावजूद ये काम नहीं हो रहा था। तो फाइनली फिर हमें साथ इनको लेके बैठना पड़ा। हम एज ऑब्जर्वर बैठे, ज़ाहिर बात है वी आर द स्टेक होल्डर्स, तो हम कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को भी लेके बैठे, सब सॉइल वालों को भी लेके बैठे, और उनके दरमियान जो भी मुज़ाकरात हैं, जो भी गलत फहमियाँ थी, हमने कहा भी आपस में हल करो। ये टेबल टॉक से बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं, तो ये तो एक छोटा सा मसला है रेट्स का, इन सब चीज़ों का। हमने कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन से भी गुजारिश की कि आप भी इस पर नज़रसानी करें। इन द मीन टाइम उन लोगों ने कहा कि ठीक है, इनकी जो भी है लाइंस वगैरह जो हैं वो उनको डिमोलिश नहीं करेंगे और ये अपना काम करते रहें। तो इस बुनियाद पे हुआ अभी वो लोग माशाल्लाह टेबल टॉक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कल मेरे पास जो आया था, कल की बात है कि वाटर बोर्ड से हमारे पास जो खबर आई कि मुशावरती इजलास हो चुका है ज़ेर-ए-रहमान पानी से, और जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनके साथ उनकी मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में कहा गया कि जब सब सोलर के पानी के हवाले से जो भी बिलिंग दी गई है उसको दोबारा जांच की जाएगी और शफाफ तरीके से जो है उसकी जांच पड़ताल करने के बाद जारी की जाएगी, और बाहमी मशावरत के साथ जो है वो तमाम मसाइल को हल किए जाएंगे। कल वाटर बोर्ड की ये 7 बजे की बात 7 बजे की बात की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब पानी की सिलसिला शुरू हो गया होगा ना आने का? अल्हम्दुलिल्लाह आज से फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। अच्छा, यही सूरत हाल पूरे कराची का, कोरंगी सनत एरिया में भी यही था, साइड सुपर हाईवे पे यही था, हर जगह ये था। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या जो हमारी इंडस्ट्री है, क्या उसमें रिसाइकिल पानी जो है, ये जो सीवरेज की ट्रीटमेंट प्लांट की होती है, ये आपका ट्रीटमेंट TP1 है आपका हॉक्स बे वाले, तो वो पानी आप लोग इस्तेमाल नहीं करते क्या? देखें, ये मंसूबे बड़े पुराने हैं, लेकिन मैं ज़रूर यहाँ पे तारीफ़ करूँगा हमारे CM साहब की, हमारे मेयर साहब की, और ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, कि उनका बहुत इंटरेस्ट है कि ये प्रोजेक्ट्स चल जाएं। तो इतने अरसे बाद इनमें हिलजुल शुरू हुई है, लगता यही है कि चल जाएंगे। वैसे तो हमें फर्स्ट डेडलाइन जो दी गई थी वो 30 दिसंबर की दी गई थी। कल भी हमारी कोई बात हुई है मेयर साहब से, उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह फाइनल टेस्टिंग उन्होंने हमें पानी दिया हुआ है, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह ये सब कुछ सही हो गया तो मेरा ख्याल में 1 मिलियन गैलन पानी अ डे से तो वो शुरू करेंगे और इंशाल्लाह ग्रेजुअली उसको बढ़ाते चले जाएंगे। कम से कम ये चीज़ शुरू होने की तरफ है। आपको इंटरेस्ट नज़र आ रहा है कि उन लोगों का इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का इंटरेस्ट है कि ये TP1 और TP4 जो है ये चल जाए, इंडस्ट्री को मिल जाए। बहुत TP1 में हम खुद दौरे भी करके आए थे, साबिका कमिश्नर कराची थे इफ्तिखार शलवानी के साथ, तो मेरा ख्याल है कि उसका पानी जो है वो ट्रीटमेंट होने के बाद सारा समंदर में जा रहा है। हालांकि वो इतने बड़े प्रोजेक्ट है TP1 और TP2 के, अगर आप ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं TP को सर, तो अब बात यह है कि उससे अगर पानी को अगर रिसाइकिल हो जाए तो मेरे ख्याल में ज़ेर ज़मीन पानी की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए, उसके 3 प्रोसेस हैं, 1, 2, 3। जो थर्ड प्रोसेस है वो अभी तक इंक्लूड नहीं था। ठीक है, वो अब हम लोग भी वहाँ जाते रहते हैं 15-20 दिन में 1-2 बार, तो अब वो तीसरा प्रोसेस ऐड किया है। वो ऐसा पानी है जो कि इंडस्ट्री में आ सके, मतलब जो भी फजला है उसमें से काफी हद तक निकाल दिया होने के बाद होता है। मैं बता रहा हूँ TP1 में जो पानी वो ट्रीटमेंट करते हैं वो सारे फजले के। थर्ड प्रोसेस है जो अब इंक्लूड किया, उसके बाद वो तकरीबन फजला गायब है। हम उसको टेस्ट करा रहे हैं पानी को, इंशाल्लाह
इस वीकेंड तक रिजल्ट आ जाएगा। तो उसकी अलग लाइन बिछाई जाएगी उसके लिए, अलग लाइन बिछाई जाएगी। ठीक। अच्छा, मेरे साथ लाइन पर मौजूद है इस वक्त फैसल मुइज़ भी हैं, जो कि सदर हैं आपके नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री, उर्फ आम हम इसको निकाटी भी कहते हैं। फैसल साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल। थैंक यू सर कि आपने मुझे टाइम दिया। आज बड़ा आपने हलचल मचा दी कि आपने कहा कि 100 से ज़्यादा कारखाने को जो है वो भत्ते की पर्चियाँ आ गई हैं और इसकी वजह से सारे कारखानेदार जो है वो परेशान हैं। क्या सूरत हाल है? देखिए, ये मामला जो है पिछले 4 महीने से चल रहे थे। इसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और पुलिस काम कर रही थी और इसको उन्होंने काउंटर भी किया और काफी लोग गिरफ्तार भी किए। उसके बाद जो है ये मामला एकदम रुक गया। ये बेसिकली वहाँ एक लोकल गारमेंट इंडस्ट्री है जिसको एसएमईज कहते हैं, जो लोकल चिल्ड्रन गारमेंट बनाती है। तो उस इंडस्ट्री को ये थ्रेट्स थी और पिछले 4 महीने से ये थ्रेट्स आ रही थी। लेकिन पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की कार्रवाई के बाद ये चीज रुक गई थी। लेकिन पिछले एक हफ्ते से इसमें फिर एक नई लहर आई है और काफी सनतकारों को जो है वो धमकी आमेज कॉलें, और वो भी नंबर जो है वो पाकिस्तान के नहीं है। इनके हैंडलर्स जो है वो ताजिकिस्तान के नंबरों से, ईरान के नंबरों से, इसके अलावा फिलीपाइंस के नंबरों से, आपको पता है गेटवेज इस्तेमाल करते हैं और इस तरह रैंसम कॉल्स कर रहे हैं। और मसला ये है कि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनकी खबर हमें रिपोर्ट ही नहीं हो रही है। वो इतना खौफ व हरास का शिकार हैं कि उनकी वो रिपोर्ट भी नहीं करा रहे हैं। लेकिन मसला सनतकारों ने हिम्मत दिखाई है, उन्होंने एफआईआर भी कटवाई है। आज हमें डीआईजी, आईजी सिंध, एडिशनल आईजी कराची, डीडी रेंजर्स, तमाम इदारों ने यकीन दिलाया है कि हम इस चीज को बिल्कुल जड़ से खत्म करेंगे और इंशाल्लाह ऐसी कार्रवाई होगी कि जिस तरह 2014 में एक भत्ताखोरी के खिलाफ एक ऑपरेशन हुआ था कि सनतें अच्छी तरह चले और सनतकार जो है वो अच्छे माहौल में काम करें। ये बिल्कुल यकीन दहानी कराई गई है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और पुलिस इतनी कॉम्पिटेंट है कि वो इस ऑपरेशन को करके हमें इससे निजात दिलाएगी। लेकिन फैसल मुइज़ साहब, आपको भी पता होगा कि अभी गुज़श्ता 2-3 माह कल भी जो है वो ओल्ड मार्केट जो सिटी का था वहाँ से एक आवाज़ उठी, उसके बाद अब आप दब गया, ये आवाज़ दब गई, उसके बाद दोबारा ये सिलसिला उठा है। तो आप क्या नहीं समझते कि रमज़ानों के आमद से कबल जो है ये कोई कुछ ऐसे लोग भी जो है वो कॉल करते हैं जिनका के बड़े नेटवर्क से ताल्लुक नहीं होता, तो वो खौफ फैलाते हैं? देखिए जी, बात यह है कि कराची को तो शुरू से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। कराची जो है वो इकोनॉमिक हब है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का जितना बड़ा रेवेन्यू है वो फेडरल गवर्नमेंट को इस शहर से जाता है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का 90% रेवेन्यू जो है ये शहर देता है। बिल्कुल। आप कराची को बैरूनी साजिश के थ्रू, मैं तो यही कहूंगा कि जो लोग ईरान में बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं या कहीं भी बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं इन सब चीजों को, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। और हमें इस वक्त इतना मुत्तहद रहना है सनतकारों को पुलिस के साथ और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ कि हम इनका कला कोमा करें। लेकिन ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयां दूसरे सूबों में भी हो रही हैं। ये किसी तरह कराची जो एक माशी हब है उसको तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं बिलाल साहब। मसला ये है कि आज जिस तरह हमें एश्योरेंस दी गई है रेंजर्स, पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से और उसके अलावा जो आईजी सिंध की तरफ से, एडिशनल आईजी कराची की तरफ से आज मीटिंग्स भी की गई हैं हमारे साथ, और इनको बिल्कुल जो काउंटर टेररिज्म के तहत जो कानून है जिसपे काम कर रही है पाकिस्तान रेंजर्स, इंशाल्लाह इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। हमने अपने लोगों को भी हिम्मत दिलाई है कि पाकिस्तान और कराची हमारे लिए मुकद्दम है। हम ऐसे अनासर से बिल्कुल नहीं डरेंगे। हमें जो पाकिस्तान में अपना हिस्सा डालना है वो कराची शहर हमेशा डालता रहेगा। बहुत शुक्रिया, ये हमारा बहुत शुक्रिया। फैसल मुइज़ साहब थे, ये सदर थे निकाटी के नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री की। भत्ताखोरी की जो है सिलसिला है वो दोबारा शुरू हो चुका है। जी, आप क्या कहेंगे अरीफ साहब? मेरे ख्याल के फ़हीम उर रहमान साहब हैं हमारे साथ। जी जी, अस्सलाम वालेकुम फ़हीम उर रहमान साहब। सर, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? बिल्कुल सुन रहा हूं। आप मेरी आवाज़ आ रही है मेरी आपकी? बिल्कुल आ रही है आमिर साहब, आगे। जी जी अजीम भाई, ये जो अभी फैसल भाई ने बात की इस पे आप क्या कहेंगे? देखें, ये इंतहाई तशवीशनाक है और इतने अरसे से यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज डिफरेंट
यूनिफॉर्म्स में डिफरेंट नामों के साथ कराची में अमन कायम करने की कोशिश कर रही हैं, और ये एक्टिविटीज़ एक बहुत बड़ा सवाल है उनकी कारकर्दगी पे। और गाहे बगाहे थोड़े थोड़े दिनों के बाद जो है सुकून नहीं है, यहाँ के रहने ये वालों आवाज़ को उठती सुकून रहती नहीं है। है। ये लगता है ये है कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर जितने जराइम पेशा अफराद हैं उनके लिए कराची जो है एक बहुत ज़बरदस्त जन्नत है, जन्नत है उनके लिए। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ जो भी बैठे हुए कानून नाफिज करने वाले बड़ी समटाइम्स, मतलब मैं बड़ा ब्लंटली कहूँगा, बड़ी मजाक खेज बातें लगती हैं इन लोगों की। अब तो मतलब सुकून ही नहीं दे पाए इतने अरसे में आप कराची के रहने वाले। अच्छा, मसले की बात यह है कि सिर्फ अमन नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी, पॉलिसीज के हवाले से भी, फैसिलिटीज, कॉस्ट ऑफ डूइंग के हवाले से भी, डूइंग इजी टू बिजनेस जो डूइंग है उसके हवाले से भी, यानी कि क्या है यहाँ पे? हम बिलाल, मेरे ख्याल में जो लोग हैं शहर की जो फिक्र करते हैं, मुझे लगता है पिछले 20-25 सालों से एक ही बात किए चले जा रहे हैं, और लगता नहीं कि बात जो है जैसे मैं और आप बात करें ना, लेकिन जब आप मुकद्दर हल्कों से बात करते हैं लगता नहीं आवाज़ पहुंच पा रही है। तो थिंग्स आर वेरी अलार्मिंग। आप भी शहर में होते हैं, आप देख रहे हैं लोगों में बेसब्री भी है, लोगों में बेचैनी भी है, और लोगों में नाउमीदी भी है। ठीक है कि अब ये कभी सही, हर जगह पे अब यही सवाल होता है। मैं कल भी एक थिंक टैंक में सिटिंग थी, तो वहाँ पे भी इसी टाइप की चीज़ें थी, और आप यकीन करें एक बड़ी अजीब व गरीब सी कल मैंने फीलिंग देखी। हर कोई ये चाहता था कि कराची को पॉलिटिकल फ्री कर दें। हर तकरीबन वहाँ जितने लोग बैठे हुए थे सबका ये था कि कराची को पॉलिटिकल फ्री कर दें, यहाँ हमें कोई एक्टिविटी नहीं चाहिए यहाँ का, क्योंकि जो फंक्शन है वो कारोबार है, टोटली कारोबार। तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं, सॉरी सबसे, लेकिन 78 सालों से हमें कुछ सियासी मसले हैं ना ये तभी कह रहा हूँ ना, हर कोई कहता है ये बाहर निकालो से। अब आप ये देखें ना, ये प्यारियां तो पड़ी हैं, उनमें कुछ है नहीं। अब आप ये देखें ना कि लाहौर भी हमारा एक शहर है ना पंजाब का। अब लाहौर के भी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट है फहीम रहमान साहब, वो भी मेरे मामला मौजूद हैं। जी फहीम रहमान साहब, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही। अच्छा, पहली बात तो ये कि अजीम अहमद अलवी साहब जो कि साइट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं वो मेरे हमरा मौजूद हैं, ठीक है जी, और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फहीम रहमान साहब मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम फहीम। सबसे बड़ी बात यह कि अभी मैं इनसे यही कह रहा था कि ये कह रहे थे कि एक थिंक टैंक है जो ये कहता है कि कराची को सियासत से पाक कर दिया जाए ताकि एक कारोबारी शहर जो है वो कारोबार कर सके। मैं तो आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपकी सीएम ने, मरीम नवाज ने जो बसंत का एक इवेंट किया, इस इवेंट ने लाहौर की एक चेहरा जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है एक अच्छा इमेज दिया। प्लस हमने सुना कि ताजिरों ने बड़ा खुश हैं कि उन्होंने काफी से ज्यादा कारोबार भी किया और कारोबार काफी बूस्ट भी हुआ। जी फहीम साहब, क्या कहेंगे आप? थैंक यू। अगर वालेकुम सलाम। सबसे पहले थोड़ी सी आपको तस्वीर करूं कि आपने कराची की सियासत कर दिया है। मैं ये तो आप बैड एलिमेंट उसको पाकिस्तान तो मुल्क का और अपने मुल्क का एक इंटीग्रल पार्ट है, तो सियासत एक्टिविटी सारा ये तो आपका जैसे है क्वेश्चन सब तो मैं। अच्छा फहीम साहब मैं आपसे कह रहा, आपके यहाँ पर शायद मेरे ख्याल में नेट का कोई प्रॉब्लम है, आपकी आवाज बड़ी कट कट के आ रही है। हाँ, आपकी जी जी बोले बोले जी। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँ कि जो हमारी है नहीं, मेरे ख्याल है कि फहीम साहब आपको हम कॉल कर रहे हैं, इनको फहीम साहब को कॉल पे ले लें, इनकी आवाज बहुत ही कट के आ रही है, समझ में नहीं आ रही बात। आप इन्हें कॉल पे ले लें, आप वेट कर लीजिए, हम आपको कॉल पे ले रहे हैं जी। अजीम साहब, बात सिंपल सा ये है कि ये बात में कोई शक नहीं है कि पंजाब ने बड़ा सूबा है, ठीक है। एक ज़माना था कि कराची को समझा जाता था जनाब कि ये कारोबारी शहर है और यहाँ बड़ा पैसा है ये, लेकिन वो अब कंसेप्ट तब्दील हो गया। हमारे कराची की तकरीबन ज़्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने कहा कि पंजाब में कारखाने लगाने शुरू किए। प्रॉब्लम वहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ पर सुकून है। क्या कहेंगे आप? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये सब मुल्क के एक हिस्से हैं, सारे एक दूसरे से होता ये बेचैनी एक जगह से फैलती, बुराई एक जगह से फैलती, सुकून कहीं नहीं रहता, ठीक है ना। मेरी पूरी दुआ है कि भाई जो पाकिस्तान के इलाके सुकून में हैं, जहाँ के लोग अच्छे हालात में रह रहे हैं, जहाँ के लोग पाकिस्तान का एनवायरनमेंट एंजॉय कर रहे हैं, अल्लाह करे वो रहती दुनिया तक इसको एंजॉय करें। तो अपनी गली, अपने महल्ले, अपने शहर के, अपने सूबे के सुकून को रो रहे हैं।
तो हम कहीं जा भी नहीं सकते, क्योंकि ज़ाहिर है आजकल इतनी इन्वेस्टमेंट करना भी आसान नहीं है, कंस्ट्रक्शन भी आसान नहीं है। देखिए फिर भी वहां जमीन की कीमत कम है ना, यहाँ बिल्कुल, अगर एक जमीन को बिल्कुल 50 करोड़ में मिलती है तो वहाँ 5 करोड़ में मिल जाती है। कम। देखें जहाँ पे प्लानिंग नहीं है ना, देखें ये नामुमकिन है कि एक जगह पे बहुत अच्छी प्लानिंग हो और रेस्ट ऑफ पाकिस्तान बेचैन हो। इसका मतलब है कहीं ना कहीं दिमाग, क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि वज़ीर आज़म साहब ने 4 रुपये 4 पैसे फी यूनिट कम किया। आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम में जब मैं आपके पास आया था उसी देख किया, मुझे आज तक नोटिफिकेशन आया आपके पास? ठीक नहीं आया। मैं जरा फहीम साहब से को मैंने कॉल पे वो मेरे साथ अटेंड हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ, वो नेट का मसला आ रहा था थोड़ा सा, तो बिल्कुल बहरहाल अब ये है कि आप मुझे बताइए कि आप कुछ कह रहे थे लाहौर की में जो पसंद के हवाले से जो कारोबार बूस्ट हुआ है और लाहौर का एक अच्छा शक्ल जो है दुनिया में गया पाकिस्तान का। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी सीएम साहबा जो हमारी चीफ मिनिस्टर हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने रिवाइवल एक ऐसे इवेंट की जो बड़ा हिस्टोरिकल था, बड़ा कल्चरल था, लाहौर की एक पहचान था पूरी दुनिया में, उसको रिवाइव किया है। और विद सम रीजन इसको रोकना पड़ा था, जो इसमें एक बड़ा तकरीबन 20 से 25 साल का जो गैप आया था, उसके बाद इसको आपको पता है कि फिर जिंदा दिलाने लाहौर की जो एक एक्साइटमेंट थी, एक फेस्टिविटी जो लाहौर में क्रिएट हुई, वो उसकी मिसाल नहीं मिलती। लोगों में जितना जोशो खरोश था, और मैं ये समझता हूँ कि आपने सिर्फ बात की कि इसमें यानी इसमें जनरेशन बड़ी बिजनेस एक्टिविटी हुई, नो डाउट किसी एक सेक्टर में नहीं हुई। इसमें जो पतंग साजी की सनत है, जो कॉटेज इंडस्ट्री है, उसने बड़ा बिजनेस किया, 3 बिलियन पाक रुपीज के लगभग। फिर इसमें आपकी होटलिंग इंडस्ट्री थी, आपके रेस्टोरेंट थे, आपका पोल्ट्री सेक्टर था, आपका मीट सेक्टर था। आप लाहौर में इन 3 दिनों में, 3 से 4 दिनों में कोई 10 लाख गाड़ियां एंटर हुई हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इतना बड़ा यानी एक पब्लिक यहाँ पे आई, फिर उन्होंने उसमें हिस्सा लिया, यहाँ पे आके स्पेंडिंग की, और जो यहाँ पे एक जो दुनिया में इसका एक इमेज गया, सॉफ्ट इमेज, वो जो क्रिएट हुआ आपने, यानी हमें यानी बिजनेस तो हुआ ही हुआ, लेकिन इंटरनेशनली जो हमारा एक सॉफ्ट इमेज गया है दुनिया के सामने, वो भी बेमिसाल है। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की एक्टिविटी होनी चाहिए। जिस तरह हमारे मुल्क में क्रिकेट है, खेल है, बड़ा यानी पॉपुलर गेम है, इसको भी एक काइट फ्लाइंग जो है, इसको भी एक स्पोर्ट्स डिक्लेयर करना चाहिए। इसके लिए इवेंट मैनेजमेंट करके मुख्तलिफ जगहों पे इसके मुकाबले होने चाहिए। हाँ, इसमें सिर्फ एक जो एलिमेंट था ना, वो ये था कि जिस वजह से इस इवेंट को रोका गया था, वो था कि कीमती जानों का ज़िया जी, वो भी जो यानी आपकी डोर की वजह से गर्दनें कट जाती थी, तो हुकूमत ने इस दफा बहुत सारा SOPs बनाए, और मैं समझता हूँ कि जो स्टेट की जिम्मेदारी थी, इस दफा आपने देखा होगा नुकसान भी बड़ा कम हुआ। हमारी पुलिस और दूसरे इदारे, हमारी गवर्नमेंट बड़ी यानी मुस्तैदी से इन्होंने ये इवेंट को वॉच किया, इसको गुजारा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ज्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ साथ स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो होती है, लेकिन अपना एक शहरी, जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हुए हमारे अवाम ने भी इस तरह इसमें भरपूर किरदार अदा किया। लेकिन मैं समझता हूँ इसमें मजीद अवेयरनेस की गुंजाइश है, इसमें मजीद सर्विलेंस होनी चाहिए, और जो भी डोर का गलत इस्तेमाल हुआ है, थोड़ा बहुत जरूर हुआ होगा, उसको भी वॉच करना चाहिए। लेकिन फहीम साहब बात ये, सख्त से सख्त सजा भी देनी चाहिए। फहीम साहब बात ये है कि वो डोर बनाने वाले भी तो लाहौर के ताजिर ही होंगे ना? जी बिल्कुल, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये ताजिर इस किस्म की जो कोई भी जो ताजिर हो या कोई आम आदमी हो ऐसी हरकत करे, उनको भी करार वाकई सजा मिलनी चाहिए अगर वो ताजिर भी हैं तो। क्योंकि मैं समझता हूँ जब तक कानून की इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं होगी, डिसिप्लिन हमेशा सख्ती से कायम होता है। तो हमारी गवर्नमेंट ने नो डाउट इस हवाले से बड़ी सख्ती की। लाहौर चैम्बर कॉमर्स की अपनी जो वर्थ और यकीन पाकिस्तान की जो है वो एक इम्पोर्टेंट शहर है लाहौर, फिर सियालकोट है, फैसलाबाद है, कराची है। मेरी एक बात बताइए कि क्या हमारे मुल्क के अंदर जो एक इंटरनल तौर पर जो भी हम स्पोर्ट्स को हम फ़रोग दे सकते हैं, जैसे PSL में भी ताजिर बरादरी आके जो है
वो काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, तो इसके मुल्क में कारोबार को बूस्ट देने के लिए आप सारे चैम्बर्स मिलकर कोई ऐसा इवेंट क्यों नहीं अरेंज करते? बड़ी अच्छी बात की आपने। मैं इस बात का बड़ा कायल हूँ कि एक तो हमारे सोसाइटी में कर्टिसी की और स्पोर्ट्समैनशिप की बड़ी कमी है। स्पोर्ट्समैनशिप हमेशा आपको आती है स्पोर्ट्स खेलने के बाद जी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस स्पोर्ट्समैनशिप को डेवलप करने के लिए और लोगों में एक हेल्दी एक्टिविटीज क्रिएट करने के लिए आपको इस बात हमें इस समय जाना चाहिए। और आपकी बात को मैं लाहौर चैम्बर के हवाले से भी मैं आपको बताता हूँ कि हमने इस इवेंट को भी एज अ स्पोर्ट्स एक्टिविटी ली है और इसकी अवेयरनेस के लिए हमने मुसलसल 3 दिन एक कैंपेन चलाई। हम पूरी मार्केट में गए, वहां पे जाके हमने हेलमेट, सेफ्टी रॉड और साइड मिरर लाहौर चैम्बर की तरफ से तकसीम किए और लोगों में ये अवेयरनेस पैदा की कि बसंत मनाएं हिफाजत के साथ, एहतियात के साथ। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कुछ भी हो, एक कीमती जान जो है वो सबसे ज्यादा अहम है, उसका कोई मुतबादिल नहीं है। तो बहरहाल इसको हमें एक स्पोर्ट्स डिक्लेयर करना चाहिए और इस एक्टिविटी में हिस्सा लेने के लिए लोगों को ये एज अ स्पोर्ट सिखाना चाहिए, इसके इवेंट होने चाहिए और मुख्तलिफ जगहों पे इसकी यानी एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए और बिजनेस कम्युनिटी को इसको ऑन करना चाहिए। जिस तरह PSL में क्रिकेट का मुकाबला होता है मुख्तलिफ शहरों के दरमियान, तो इसमें भी कोई काइट के लड़ाने का यानी कि पतंगबाजी का भी एक मुकाबला होना चाहिए मुख्तलिफ शहरों के दरमियान। बिल्कुल, और जब भी कोई गेम होती है उसके कोई असूल भी वज़ा किए जाते हैं। बिल्कुल। तो डेफिनेटली ये भी एक गेम है, इसके कुछ असूल ऑलरेडी वज़ा किए गए हुए हैं, लेकिन इसमें मज़ीद आप इसको बेहतर कर सकते हैं। आप इसमें अच्छी पॉजिटिवली तब्दीली ला के और इसको एक एज आप लोग बढ़े ना, फिर आप लोग बढ़े, आप तजवीज़ दें वफाक को तो सूबों को मिलाए और PSL की तरह जैसे क्रिकेट खेली जाती है तो इसी तरह जो है पतंगबाजी का भी एक जो है मुकाबला कराची, लाहौर, फैसलाबाद, हैदराबाद और मुल्तान वगैरह के दरमियान किया जाए। एक ये तो सजेशन आप लोग लेके आएंगे ना, आप जितने चैम्बर्स हैं कराची के या फैसलाबाद के या लाहौर के। मैं अर्ज करता हूँ कि चूंकि ये कोई 20 साल के वक्फे के बाद शुरू हुई है तो डेफिनेटली अगला इवन आने से पहले आप देखेंगे ये जो बात आप कर रहे हैं बड़े अच्छे पैमाने पे इसको मजीद बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज भी करेंगे, इसके SOPs मजीद बेहतर बनेंगे। और ये जो पिछली बसंत गुजरी है इसमें अभी कोई कमी कोताहियां थी तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छा चलते गवर्नमेंट लेवल पे और प्राइवेट सेक्टर भी इसको इसमें बेहतर तरीके से रिफॉर्म करेगा और अगली बसंत से पहले ये जो आपने आइडिया दिया है एज अ स्पोर्ट्स और बिजनेस कम्युनिटी इसके मुकाबले कराएगी और उनकी टीमें बना के उनको ऑन करेगी जी। अच्छा चलते मुझे इसमें बता दीजिएगा कि पावर डिवीजन ने ये सोलर नेट मीटरिंग के हवाले से जो एक रद्दबदल की है कीमतों में, और इससे कबल जो 2 हफ्ते कबल ही प्राइम मिनिस्टर ने 4 रुपए बिजली की कीमतों में इंडस्ट्रीज के लिए कम की थी। आप कहाँ कोई तसादुम देख रहे हैं इन दोनों फैसलों के दरमियान? मैं समझता हूँ ये जो नेट मीटरिंग वाला फैसला है ये बहुत यानी हमारे लिए डिसअपॉइंटेड है और यकीन करें मैं तो शौक में हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पे आपने कमिटमेंट की, आपने लोगों को माइल किया, आपने कोई तकरीबन 2017 से 2025 तक अगर मैं आपको बताऊं तो $7 बिलियन के सोलर पैनल इंपोर्ट हुए हैं इस मुल्क में जी। फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया 7 साल का और ऑल ऑफ सडन आप कहते हैं कि हम उस कॉन्ट्रैक्ट से निकल जाएं। गवर्नमेंट की मैं समझता हूँ इससे क्रेडिबिलिटी भी खराब होगी और लोगों का एक एतमाद जो अपनी गवर्नमेंट पे है वो शक्ल होगा। और जो आप 11 रुपए बिजली गवर्नमेंट को बेचें और प्राइस उसकी 50 में खरीदें, मैं समझता हूँ दुनिया में ऐसा कोई असूल नहीं है। और आपने जो मुआहदे IPP के साथ किए हुए हैं उनसे रूहगर्दानी आप कर नहीं सके और जो मुआहदा आपने गरीब आवाम से किया उस पे आपने एक जुम्बे से कलम पे आपने उसको। तो वफाक से कोई बात हुई है आप लोगों की? जी बिल्कुल, वफाक से हम बात करेंगे। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रख रहा हूँ इस हवाले से और प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं खत भी लिखूंगा कि ये एक ऐसा अमल है। मैं क्योंकि आपको पता है कि जब ये सोलराइजेशन हो रही थी तो हमारी आवाम ने यानी प्राइवेट सेक्टर में भी घरेलू सार्फिन में भी कॉटेज इंडस्ट्री के लोगों ने भी अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक इसमें इन्वेस्टमेंट की। उनके पास इस हवाले से अगर कोई यानी पोटेंशियल था भी कि नहीं, उनके पास कोई अमाउंट थी भी कि नहीं, पता नहीं किस तरह करके उन्होंने पैसे जमा किए, स्टेट बैंक ने कर्जे भी दिए
तो ये सारी चीजें करने के बाद इवन के जो हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उसने भी अपने लेवल पे इसमें बहुत बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया। तो लोगों को आपने माइल किया है कि वो आप बैटरियों की तरफ बिल्कुल बैटरियां लगाएं और फिर इसकी बैटरी की इंपोर्ट के लिए 4-5 अरब डॉलर अपने कीमती सरमाया है जो अपने बाहर मुंतकिल कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थे फहीम उर रहमान साहब थे, ये सदर थे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। और इनसे जो लाहौर में जो बसंत का मेला आया, आप यकीन कीजिए कि इस मायूसी के दौर में और एक दुख के दौर में जो है एक उम्मीद की किरण नजर आई और पाकिस्तान के एक सॉफ्ट इमेज जो है वो दुनिया में गया। और यकीनी तौर पे ये सिर्फ लाहौर नहीं, ये मुख्तलिफ शहरों में भी होना चाहिए। अजीम अहमद अलवी साहब से इस मसले पर मैं गुफ्तगू करूंगा, फिर पावर डिवीजन के हवाले से भी, लेकिन यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरअसल में हम दोबारा हाजिर हैं। वक्फे में जाने से कबल हम मतलब ये कि सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फहीम उर रहमान साहब से गुफ्तगू कर रहे थे और मेरा अपना ज़ाती राय है कि बड़े खुश नज़र आ रहे थे कि जो बसंत का जो लास्ट इवेंट किया उससे बड़े खुश नज़र आ रहे थे। लेकिन हुकूमत की वही पॉलिसी जो मैंने आपके इंट्रो में भी कही कि हुकूमत एक तरफ आसार दिखाती है और दूसरी तरफ जो है वो उसी चीज़ को दूसरा हाथ से वापस ले लेती है। जो सोलर नेटिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ उस पर अजमीर साहब, मेरे ख्याल पहले हम पावर की बात कर लें कि जो पावर डिवीजन का जो फैसला आया है कि नेट मीटरिंग के हवाले से, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर ने 4 रुपये 4 पैसे आप लोगों को रिलैक्सेशन दी, दूसरी जानिब ये सोलर नेट मीटरिंग की कॉस्ट जो बढ़ा दी गई, नेट मीटरिंग के जो सिस्टम है उसको बिल्कुल ही उलट दिया गया। तो एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट आप क्या समझते हैं कि क्या हुकूमत की पॉलिसी की नाकामी है या हुकूमत के जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनमें बाहिमी रब्त नहीं है? बड़ा गहराई है आपके सवाल में। नोटिफिकेशन आ गया 4 रुपये 4 पैसे का? नहीं आया। नहीं आया। मैं कहा आ गया, नहीं आया। नहीं आया, इसका आ जाएगा। ठीक है, माजरत के साथ अब तो प्राइम मिनिस्टर को भी सुनने का दिल नहीं चाहता हूँ क्योंकि सही नहीं है इस मुल्क के अंदर, मतलब उनकी कोई सुनता नहीं है, कोई नहीं सर। ठीक है, वो कहते हैं उड़ान पाकिस्तान, अगले दिन गैस बढ़ जाती है। ठीक है ना, वो कह रहे हैं ये चल भाई चल फारे को। ठीक है, दिस इज नॉट द वे टू, मैं मतलब मजाक लगता है, यकीन करें ये तो छोड़ देना। देखिए उन लोगों प्राइम मिनिस्टर ने भी सीरियसली इसका नोटिस लिया, फिर नोटिस लिया, नोटिस लिया, बल्कि उन्होंने वजारत तवानाई को कहा है कि आप नेपरा में जाके अपील दायर करें। खुल के बोले। कसम से किसी और जगह बोल लटका देना चाहिए ऐसों को जो ऐसे फैसलों के साथ हैं, उनको कुछ नहीं मालूम। देखें, जब तक कि ये आप एक चीज समझ लें कि यहाँ जो बाबू हजरात हैं ना, उनके इंटरेस्ट कुछ और हैं। ठीक है, उनके हाथों से फैसले नहीं लिए जाएंगे, आप ऐसे ख्वार होते रहेंगे। 78 साल हो गए इस मुल्क को। मतलब आपने कब देखा कि आपने जी फला वॉर जीत ली, उसके बाद इकोनॉमिक वॉर आप हारे बैठे हुए। इंडिया ने यूरोप के साथ कर लिया, बांग्लादेश ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कर लिया। आप मुझे एक बात, मेरे कहने में टैरिफ कम कर दिया ना इंडिया पे, 18% कर दिया, आपसे 1% कम कर दिया। अगर यकीन करें मेरे हाथ में ये होता ना, और टैक्स ये लोगों के पैसे होते, मेहनत की कमाई की, तनख्वाहदार तबका टैक्स दे रहा है, मैं सारे कौंसल जनरल्स को बुला लेता, सारे एम्बेसडर्स को बुला लेता और जितने कमर्शियल अताशीज हैं उनको तो गिरफ्तार करके लेकर आता कि तुम कर क्या रहे हो, तो तुम मुल्क का पैसा खा रहे हो, तुम्हारे बच्चे उधर पल रहे, तुम लोग कर क्या रहे हो। आप मुझे एक एक्टिविटी बता दें कि किसी कॉन्सुलेट ने कोई चीज कमा के दी हो पाकिस्तान को। ये लॉबिंग करते हैं, लॉबिंग फर्म्स आया करते हैं, तो व्हाट्सएप वहां पे कौन सा जनरल बैठ के क्या कर रहा है, वो एम्बेसडर बैठ के क्या कर रहा है, उनको लॉबिंग फर्म जाहिर करनी। आपने क्या मजाक मचाया हुआ इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के लोगों के साथ। सर तराना आपका कहता है कौम मुल्क सल्तनत, आप तो सल्तनत शाहरुख खान बने हुए सारे। किस तरह के थोड़ी मुल्क रन होते हैं। आप रिजल्ट ओरिएंटेड काम करें, अपने अपने सारे धंधों में सबकी एयरलाइन भी अच्छी चल रही, फैक्ट्रियां भी अच्छी चल रही, सब कुछ चले, मुल्क क्यों नहीं अच्छा चल रहा। आपको हर चीज की छूट है ना भाई, तुम मेरे फला, तुमने मेरा फला काम किया, जाओ जाके फला जगह लग जाओ, फला जगह लग जाओ। ऐसे नहीं होता। रिजल्ट लें लोगों से, नहीं ले सकते हैं तो छोड़ दें मुल्क को, जान छोड़ें सब लोग मुल्क की। आप मुझे बताएं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मुल्क एक ऐलान कर रहा है, आज 2 हफ्ते हो गए इस बात को, कहां है नोटिफिकेशन? अभी तक नहीं आया। और
और ये क्यों आप मुझे बताएं ना, एक मुल्क की पॉलिसी है, कसम खुदा की आज तक आपको एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं दे सके, कोई कारोबार पॉलिसी नहीं दे सके, कुछ नहीं दे सके, कारोबारी तबके को सुकून नहीं दे सके। आज भी आप बैठ के बात करें भत्ते की, आप सस्ती चीजों की, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, डिजिटलाइजेशन कहां से कहां पहुंच गई, कैमरे लग गए, फेस एनालाइज सब कुछ लग गए। आप वो उन बाइकों के आ रहे हैं चालान जो कि चोरी हो गई, मतलब कैसी बात करें, मैं बिल्कुल लगता मजाक हो रहा है ऐसे में थोड़ी। तो दुनिया आप ये देखिए दुनिया कहां से कहां चली। नहीं तो मतलब क्या कहना चाहते हैं, पावर डिवीजन जो है जिनके आपके टोटल फेलुअर, अवेस लगारी साहब जो टोटल फेलुअर है। और अवेस लगारी साहब जो हैं, तो इसका मतलब ये कि उन्होंने साजिश की है या उनके ब्यूरोक्रेट्स ने साजिश की है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ? देखिए, मैं एक वक्त आएगा जब शायद यहाँ जो हुक्मरान तबका होगा, जो लोग यहाँ पे होंगे पावर में, वो सच बोलेंगे। मैं तो सिर्फ ये सुनना चाहता हूँ कि जनाब जिन लोगों ने ऐसे फैसले किए हैं, अगर तो गवर्नमेंट की मर्जी से नहीं किए तो उन लोगों को पब्लिकली सजा दी जाए, उनका नाम आए और उनकी रहती जिंदगी तक उनको कोई नौकरी ना दी जाए। अगर नहीं तो कौम के साथ ये मजाक ना किया। मेरे साथ लाइन पे मौजूद है जुबैर मोतीवाला साहब मौजूद हैं, जो कुछ साबिक सदर भी हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और BMG ग्रुप की सरबराह भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जुबैर सर, बहुत शुक्रिया कि ये टाइम आपके आराम करने का होता है, लेकिन हम आपको तंग कर रहे हैं। सर, मेरे साथ अजीम अहमद अलवी साहब बैठे और गुफ्तगू हो रही है इस बात पे कि पावर डिवीजन की जानिब से जो नेट मीटिंग के हवाले से जो भी फैसले किए गए, वो फैसले क्या प्राइम मिनिस्टर ने जो ऐलान किया था आज से 2 हफ्ता 3 हफ्ता कबल 4 रुपये से इंडस्ट्रीज के लिए बिजली को कम करने की, उससे कोई रब्त है इसका? डायरेक्ट रब्त है ना जिसका, तो 4 रुपए 4 पैसे जो है ना, इन्होंने दूसरे सेक्टर जिनको ये सब्सिडी देते थे, मराद देते थे, उसको रिवर्स करके ये 4 रुपए 4 पैसे वहां से लिए हैं। ठीक है, बात यह है कि जो हमारा जो मुतवसत तबका है, जो और छोटे लोग हैं, उनके लिए सब्सिडी देते हैं, वो सब्सिडी जो है ना वो इंडस्ट्री से लेके देते थे। अब वो जब इन्होंने उनको इंडस्ट्री को सब्सिडी वापस की है 4 रुपए की, तो उन्होंने वो पैसे जो है ना वहां से पूरे किए, प्लस सर्कुलर डेट के अंदर 220 अरब रुपए की जो है ना वो भी प्रॉब्लम था, वो भी उन्होंने इसमें साथ ही एड्रेस कर दिया है। तो ये तो बिल्कुल उसी का डायरेक्ट रब्त है और उसी के सामने से उसको जो है ना किया गया है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे जो लोग हैं जो उनको कम से कम बिजली तो सस्ती मिलनी चाहिए। सोलर था, उसके अंदर भी उन्होंने प्रॉब्लम कर दिया कि जी सोलर की जो आपकी जो पेमेंट है 20 अब नेट मीटरिंग नहीं होगी, अब जो है ना वो नेट बिल आएगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बल्कि बिजली का बिल भी देने पड़ेंगे उनको। हाँ जी जी बिल्कुल, जो बिजली का बिल आएगा वो भी देंगे, इसको नेट मीटरिंग करके ऑफसेट नहीं करेंगे। तो मतलब ये तो एक ऐसी बात है ना कि मैंने प्राइम मिनिस्टर ने तो कई दफा कहा और अभी भी नोट लिया, उसको रीविजिट करने का कहा है और री एप्लीकेशन का कहा है नेपरा को, कि मिनिस्ट्री से कहा है कि आप री अप्लाई करें, इसको रिकंसिडरेशन करने के लिए नेपरा को दे। जिनका 8 साल का एग्रीमेंट है उनको तो आप नहीं ना छेड़ सकते। जब मेरा आपका एग्रीमेंट है तो आप कैसे छेड़ सकते हैं? ये वही बात है जो IPP वर्ल्ड बैंक उनके लिए 26 रुपए का रखा है कि 26 रुपए, और जो नए वाले हैं उनके लिए 11 रुपए। नहीं, अभी नहीं है, अभी कुछ रखा नहीं, अभी रीविजिट करेंगे, नेपरा को वापस अप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद नेपरा को अप्रूव करेगी, फिर तो वापस 26 रुपए होंगे। अभी तो सबके साथ जो है ना जो उन्होंने दोनों तीनों के अंदर कुछ फर्क से सबको छेड़ दिया है, नेट मीटरिंग टोटल खत्म थी। जुबैर साहब, बात यह है कि आप क्या समझते हैं कि क्या प्राइम मिनिस्टर की बात को डिसोन किया गया, ये ब्यूरोक्रेटिक चाल है या कोई साजिश है? नहीं देखिए, मैं नहीं समझता कि प्राइम मिनिस्टर को कोई बिट्रे होता है, ये सारे कंसिडर होते हैं और उसके बाद नॉलेज में सबकी होता है। और लगारी साहब ने जो जब उसको अनाउंस किया था तो असेंबली में लंबी तकरीर की थी, उन्होंने तो नाराजगी का इजहार किया, वो तो कह रहे कि मेरी बीवी भी इसके खिलाफ है। मैं यही तो कह रहा हूँ, आपको बाद में कहा ना, पहले तो उन्होंने असेंबली के अंदर तकरीर की है कि कब तक हम जो है ना सब्सिडी देते रहेंगे, क्या करते रहेंगे। इसके बाद तो सारे लोग खिलाफ हो गए। आपकी जितनी पीपल्स पार्टी हो गई या इवन नवाज लीग के जो लोग रहमान ने तो बाकायदा स्टेटमेंट दिया इसके खिलाफ पीपल्स पार्टी। बिल्कुल उन्होंने कहा कि ये ज्यादती है। मैं समझता हूँ कि ये जो है ज्यादती वाली बात है। बात यह है कि जब आपने एक फैसिलिटी लोगों ने अपने तय आप की है और कर्ज लेके किसी ने क्या बेच के उन्होंने अपने 1-2 सोलर पैनल लगाए, उसको आप कहते हैं कि जी अब इसको मैं खत्म कर दूं। मैं आपको बताऊं इसका एक और बड़ा, बिलाल साहब, एक बड़ा खराब नतीजा होगा
कि अब जो है ना ये जो केई के साथ या जितनी डिस्कोस हैं उनसे जो हम बिजली फिर भी लेते हैं ना सोलर के बाद भी, और नेट मीटरिंग की हम बात कर रहे हैं, ये खत्म हो जाएगा। और ये कंपनियां जो है ना बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगी, क्योंकि ये लोग अब बैटरी लेंगे। लोग अब इसको छोड़कर बैटरी पे आ जाएंगे। जब बैटरी पे आ गए तो केई हुआ या कोई भी डिस्को हुआ, हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई हुई कि फैसलाबाद, सब खत्म। वो तो बिजली ना ही बंद कर देंगे, बिजली का नेट मीटरिंग वेट मीटरिंग का सवाल ही खत्म हो जाएगा। दिनों रात जो है वो अपनी बनाई हुई बिजली से चलेंगे, और जो थोड़ी बहुत नहीं होगी तो उसको गुजारा करेंगे, लेकिन इसका कनेक्शन काट देंगे। जब इसका कनेक्शन काटेंगे तो आप कौन सा सर्कुलर डेथ, कहां से कोई चीज ऐसी आ गई जिससे ये गुजारा कर सकेंगे? मतलब तो मुझे लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि आप अपील दायर करें नेपरा पे, अपने वजारत को कहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले ही बात की ना, मैंने आपसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि आप नेपरा को रिवाइज पिटीशन डालें। मतलब आपसे मैं आखिर कुछ लम्हे तो रह गए, तो इसी में पूछ लूं कि क्या ये फैसले कौन करता है? क्या प्राइम मिनिस्टर? देखिए फैसले जो है ना ये काफी टाइम से, मैं समझता हूँ काफी टाइम से कर रहे हैं। पावर मिनिस्ट्री बिल्कुल उसके ऊपर कंसिडर करके कर रही है। वो ये समझ रहे हैं कि अगर जितने की बिजली पड़ती है उतनी सब तबकों को मिलनी चाहिए। उसको कंसिडर करते हुए उन्होंने बोला कि एक दफा इसको सीधा कर दे। उन्होंने इस काम को जो है ना आगे बढ़ा के उसको सीधा कर दिया है। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि जो है सिर्फ एक आदमी का काम है, ये पूरी टीम होती है पावर डिवीजन में जो इस काम को करती है। अच्छा, इसके अलावा भी एक आखिरी सवाल कि ये जो फैसले करते हैं, अब जो जराए कहते हैं कि ड्यूअल नेशनलिटी होते हैं, इनकी मफादात जो होते हैं बाहर के होते हैं, तो ये पाकिस्तान को तरक्की ना करने देने का या पैनिक में रखने का एक बैकग्राउंड साजिश भी तो हो सकती है। ड्यूल नेशनल कौन? ब्यूरोक्रेट्स की बात करें? ब्यूरोक्रेट की बात कर रहा हूं मैं। देखिए ड्यूल नेशनलिटी का तो अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि वो अगर आप ग्रेड 22 का ग्रेड 21 का अफसर है तो ड्यूल नेशनल तो हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल। तो ये जो अगर ये चल रहा है तो कौन चेक करने वाला है? वजीर आजम पाकिस्तान को चाहिए कि चेक करे कि ड्यूल नेशनलिटी वाले कितने लोग हैं, उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। जुबैर भाई बहुत शुक्रिया कि ये मेरे साथ जुबैर मोती वाला थे। मेरे खबर आखिरी लम्हात है, आप क्या तबसरा करना चाहेंगे ताकि मैं फिर एंड करूं प्रोग्राम को? बस कोई तबसरा नहीं, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह चलने दें जैसा चल रहा है। वही मसले हैं, अगली अगर जिंदगी रही तो अगले 10 साल बाद भी बैठ के यही बात पाकिस्तान के नहीं मसलों की बात कर रहे होंगे, कोई सुनवाई नहीं है। और हमारे आइंदा नस्लें जो हैं वो या तो पाकिस्तान में होंगी या पाकिस्तान से मूव कर चुकी हैं। तो दुनिया आपको एंटर नहीं होने दे रही कहीं पे भी। नहीं होने तो दे रही है, होने तो पैसे लेके जाए माल पानी कम लोगों के पास, माल लेके जाए आप दुबई, आपको इंटर होने देंगे। हाँ, लेकिन वहीं पे आप एक दिन वहीं से निकाली भी जाएंगे जो आपको अल्लाह ना करे। हाँ, वो तो देते नहीं ना वो लोग आपको, अल्लाह नहीं करते। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये देखिए बड़ी नाउमीदी है। मैं आपको बता दूं क्योंकि यहाँ फिक्र नहीं है जो अपर क्लास है, मतलब अपर क्लास में गवर्नमेंट एंड द पीपल हु आर रनिंग द कंट्री, नहीं फिक्र है किसी को, लेकिन मुझे बड़ी बेचैनी नजर आती है। चलिए, बहुत शुक्रिया अजीम अहमद अलवी साहब और उन तमाम लोगों का जो कि मेरे साथ लाइन पे भी थे और जूम पे भी थे। नाज़रीन, बात सिंपल सा ये है कि हर शख्स चाहे वो चाहता है कि पाकिस्तान तरक्की करे, और 10 मई के बयान मरसूस की जंग के बाद जो पाकिस्तान का झंडा बैनुल-अक़वामी तौर पर जो बुलंद हुआ था वो बुलंद से बुलंद रहे। अल्लाह करे पाकिस्तान की जो अपनी पॉलिसी साज हैं उनको हिदायत दे और अकल दे कि हमारे ये ताजिर और सनतकार जो बैठे हैं आज वही बैठ के तारीफ़ें करें उनकी। बिलाल इस्माइल इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल आपसे इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त अल्लाह हाफ़िज़।